नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को एचवी पाठशाला पर स्वागत है। हम सभी लोग ये टॉपिक आज पढ़ेंगे। फसल विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उसको कवर कर लेते हैं। मैंने कहा था ये वाला टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दूंगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1 से 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है। फल एवं सब्जी का संरक्षण एवं प्रोसेसिंग। जो भी फसल हमारी फलों से संबंधित उगाई जाएगी उसको कैसे हमें संरक्षित करना है और उसको कैसे प्रोसेस करना है, तो इससे संबंधित जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर हम सभी लोग नज़र डाल लेते हैं, ताकि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो वो छूटने ना पाए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सब्जी एवं फल परिरक्षण संरक्षण। इससे संबंधित सभी चीज़ों पर हम सभी लोग बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहली बात पहले थोड़ा समझ लेते हैं है क्या। फलों एवं सब्जियों को सबसे अधिक नुकसान कौन करता है? फ्रूट फ्लाई दोस्तों करती है। कौन सी जो फ्रूट फ्लाई है ये सबसे ज़्यादा फलों, जिसे फल मक्खी भी कहते हैं, ये सबसे अधिक मात्रा में इसको नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। अगर हम पहले बात करें चीज़ें होती क्या हैं, तो सब्जियों एवं फलों को मानव आहार के रूप में एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसका अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर जो अच्छे फल होते हैं, ऐसा कभी कभी अगर हम वैज्ञानिकों की माने, जो डॉक्टर हैं उनकी माने, तो जो हम जूस पीते हैं वो हमारे लीवर पर थोड़ा असर डालता है, जबकि जो हमारा हम सीधे फल खाते हैं तो वो लीवर पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है। तो जो भी सब्जियां एवं फल हैं वो मानव आहार में अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। तो इनको, जो हमारे फल होते हैं सब्जियां होती हैं, तो इनको नुकसान देने वाले कीटों में सर्वाधिक मात्रा में फ्रूट फ्लाई नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से हमारे निर्यात को काफ़ी झटका लगता है। अच्छा, जितना भी हम उत्पादन करते हैं तो उसका आयात निर्यात भी किया जाता है। तो अगर हमारे फल, जो भी हमारी फसल होगी, अगर उसको किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नुकसान होगा तो हमारे आयात निर्यात को दोस्तों, जो आयात निर्यात का हमारा संतुलन है वो गड़बड़ हो जाएगा। फलस्वरूप कई देशों ने हमारे देश से फल सब्जियां मंगाना तक बंद कर दिया। अतः इनकी सही रूप में जो प्रोसेसिंग है, परिरक्षण करना है, काफ़ी ज़रूरी हो गया है। इन तमाम चीज़ों को नुकसान के चलते कई देशों के द्वारा जो भी है आयात करना हमारे देश से बंद कर दिया गया है दोस्तों। तो यह एक अपना एक अहम योगदान प्रदान करता है हमारी इकोनॉमी को लेकर के। तो इसके लिहाज से जो परिरक्षण है काफ़ी ज़रूरी हो गया है। इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो फलों एवं सब्जियों को किसी रासायनिक अथवा भौतिक प्रक्रिया द्वारा बगैर किसी क्षति के उनके गुणों को बनाए रखना एवं उनकी सामान्य जीवन अवधि से अधिक समय तक सुरक्षित रखना ही फल एवं सब्जी संरक्षण कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे फल एवं सब्जी हैं उसको उगाने के बाद हम किसी न किसी रूप से, जैसे रासायनिक विधि हो गई या फिर कोई भौतिक प्रक्रिया ऐसी अपनाएं जिससे हमारी जो फसल है उसको बिना क्षति या जो भी उसके गुण हैं उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और उसकी सामान्य जीवन अवधि से अधिक समय तक क्या हो रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। तो क्या कहलाता है? फल एवं सब्जी संरक्षण कहलाता है। माना जाता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है, माना जाता है कि केले की उत्पत्ति 10,000 वर्ष पहले हुई थी। क्या माना जाता है कि केले की उत्पत्ति लगभग कितने हज़ार वर्ष पहले हुई थी? तो 10,000 वर्ष पहले हुई थी। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि केला जो है दोस्तों दुनिया का पहला फल रहा होगा। क्या मानना है? कि केला जो है दुनिया का पहला फल रहा होगा। कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा यह माना जाता है कि जो केला है यह दुनिया का पहला फल है। दुनिया का पहला फल, इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। परंतु भारतीय खोजों की अगर हम बात करें, अपने इंडियन डिस्कवरी के आधार पर अगर हम बात करें, भारत का पहला फल कौन सा रहा? आम रहा है। कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि केला दुनिया का पहला फल रहा है, जबकि भारतीय खोज की अगर हम बात करें तो भारत का पहला फल आम रहा है। वर्ष 1950 में आम के फलों को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया। तो भारत का, पहली बात तो यही कि भारत का जो राष्ट्रीय फल वो क्या है? राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल दोस्तों आम है। और इसको अपनाया कब गया? तो इसको अपनाया वर्ष 1950 में गया। राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसको अपनाने की अगर हम बात करें तो वर्ष 1950 में इसको अपनाया गया था। तो याद रखिए चीज़ें। आवश्यक वस्तु अधिनियम वर्ष 1955 के खंड 3, कौन सा? आवश्यक, वो कभी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है क्योंकि जो भी चीज़ें संरक्षण वगैरह आयात निर्यात करा जाता है तो उसमें अपना अहम योगदान प्रदान करता है। यह एक्ट काफ़ी जरूरी है। तो एजेंशियल कमोडिटीज एक्ट वर्ष 1955 पूछा जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ? तो वर्ष 1955 के खंड 3 के अंतर्गत फल उत्पाद आदेश, जो फूड फ्रूट प्रोडक्ट्स आर्डर है, वर्ष 1955 का लक्ष्य फल तथा सब्जी उत्पाद तैयार करने में स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर दशाओं को विनियमित करना है। तो ये एक्ट याद रखें, बहुत जरूरी है कि इसका वर्ष याद रखें। आवश्यक वस्तु अधिनियम
वर्ष 1955। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी फल सब्जी हैं इनके उत्पाद एवं उत्पादकों को इस आदेश के तहत क्या होता है, लाइसेंस प्राप्त किया जाता है। और यह जरूरी होता है कि उन सबके पास लाइसेंस हो, जो भी इसके उत्पादक हैं या फिर उत्पाद हैं। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ, वर्ष 1955 में। अगर खंड की बात करें तो खंड कौन सा है, खंड 3 है। इसके अंतर्गत जो फ्रूट प्रोडक्ट चार्टर है, वर्ष 1955 का लक्ष्य फल तथा सब्जी उत्पाद तैयार करना है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, लाइसेंस प्राप्त किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सब्जी एवं फलों के परिरक्षण की विधियां कौन कौन सी। इस पर मेथड पर बात कर लेते हैं, मेथड कौन सा है। तो पहला तो हो गया एक अल्पकालीन, जिसे अस्थायी परिरक्षण भी कहा जाता है। दूसरा हो गया आपका स्थायी परिरक्षण। तो पहला हमारा कौन सा है, अल्पकालीन, और अस्थायी परिरक्षण इसे कहा जाता है। वहीं दूसरा कौन सा है, स्थायी। तो इसकी दो विधियां हो गई मूल रूप से, एक हो गई इसको ऐसे बांट सकते हैं, एक हो गया हमारा स्थायी और दूसरा क्या हो गया, अस्थायी। इसको कैसे बांट सकते हैं दोस्तों, इसको ऐसे बांट सकते हैं, पहला हो गया हमारा स्थायी, दूसरा कौन सा हो गया, अस्थायी। तो अगर हम बात करें अल्पकालीन, जिसे अस्थायी परिरक्षण भी कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है, इस विधि में फल एवं सब्जियों के जीवन को कुछ दिनों से कुछ महीनों तक बढ़ाया जा सकता है। अल्पकालीन, जिसे अस्थायी परिरक्षण के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी फल एवं सब्जियों को हम सभी लोग संरक्षित करते हैं, तो आमतौर पर जो इसका समय काल होता है वो काफ़ी कम होता है। इसमें कुछ दिन शामिल हो सकते हैं, 2-4 दिन शामिल होते हैं, या फिर कुछ महीने हो सकते हैं, 1-2 महीने हो सकते हैं। तो अस्थायी परिरक्षण के अंतर्गत जो इसका समय काल होता है काफ़ी कम होता है, जो कि कुछ दिनों से लेकर के कुछ महीनों तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद इनमें खराबियां उत्पन्न होने लगती। अब ये विधियां कौन कौन सी हैं, सफाई। सफाई हो गई आपकी, चीज़ों को साफ करके कम तापमान पर, कम तापक्रम पर, या फिर हल्के कीटनाशक जो होते हैं उनका इस्तेमाल करके अल्पकाल के लिए इनको सुरक्षित किया जा सकता है। तो सफाई में क्या किया जाता है, जैसे जो भी पेड़ पौधों से फल सब्जियां तोड़ने के बाद जीवाणुओं की क्रिया से ये खराब होने लगते हैं। जब भी पेड़ पौधों से हम फल तोड़ते हैं तो जो जीवाणु होते हैं वो नुकसान पहुंचाने लगते हैं। अतः तोड़ाई से परिरक्षण करने से पूर्व तक जो सफाई की जाती है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः इनकी तुड़ाई सावधानी पूर्वक की जाए, साफ टोकरियों में रखा जाए, चोट खाए दागी फल सब्जियों से अलग रखा जाए। तो सफाई में क्या ध्यान रखना होता है, जो भी फल है उनको आप, बचपन में हम लोगों ने, सभी लोगों ने एक कहानी सुनी थी कि एक टोकरी में फल रखे होते, उसमें एक सड़ा हुआ फल रख देते तो धीरे धीरे सारे फल सड़ जाते हैं। तो वही कहने का तात्पर्य है कि अगर हम जो भी दागी फल या जो चोट खाए फल है उनको अलग कर देना चाहिए, साफ टोकरियों का इस्तेमाल रखना चाहिए, किसी प्रकार की जो टोकरी है वो किसी अन्य रोग से संक्रमित ना हो, जिससे क्या हो, जो हमारी फसल है उसमें वो कीड़े मकोड़े या रोग वो फैलने न पाए। अगला हमारा है कम तापक्रम। कीटाणुओं की कार्य क्षमता कम तापक्रम पर धीमी पड़ जाती है, जो मरते नहीं बल्कि निष्क्रिय हो जाते हैं। कम तापक्रम पर क्या होता है, जो कीटाणु होते हैं उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो धीमी पड़ने लगती है। हालांकि वो मरते तो नहीं पर वो निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अतः फल एवं सब्जियों को रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में कुछ दिनों के लिए रखा जा सकता है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हम जब बाजार जाते हैं सब्जी वगैरह खरीद कर लाते हैं तो उसको फ्रिज में लगाते हैं ताकि क्या हो, ये खराब ना होने पाए और थोड़ी ताज़ी बनी रहे। तो इनको क्या करा जाता है, इनको शीत भंडार में रखा जाता है। हल्के कीटाणुनाशकों का प्रयोग किया जा सकता है। पदार्थों का प्रयोग खाद्य पदार्थों को अल्प समय के लिए संरक्षित रखने में नमक, चीनी, सोडियम बेंजोएट, साइट्रिक अम्ल आदि का इस्तेमाल किया जाता है। पास्चुराइजेशन पास्चुराइजेशन विधि का भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर भाप विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो खट्टे फलों के रस को स्थायी रूप से तथा जो खटास रहित खाद्य पदार्थों को अस्थायी रूप से परीक्षण करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है कि पास्चुराइजेशन या फिर जो भाप विधि होती है, इसमें क्या होता है, जो खट्टे फल होते हैं और जो उसके रस होते हैं उसको स्थायी रूप से, इसमें क्या याद रखने वाला, जो खट्टे फल होते हैं दोस्तों उनको स्थायी रूप से, और जो खटास रहित खाद्य पदार्थ होते हैं उनको उसका अस्थायी परीक्षण किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट बिंदु है, जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों को आमतौर पर स्थायी रूप से परीक्षण किया जाता है, जबकि जो खटास रहित खाद्य पदार्थ होते हैं, खटास रहित खाद्य पदार्थ अस्थायी परिरक्षण होता है, अस्थायी परिरक्षण।
जो खट्टे फल होते हैं उनका क्या किया जाएगा, स्थायी रूप से उनको परिरक्षित किया जाएगा। वहीं जो खटास रहित खाद्य पदार्थ हैं तो उनको अस्थायी रूप से परिरक्षित किया जाएगा। स्थायी परिरक्षण अगला हमारा है, हमने दो भागों में बांटा था, एक हो गया था स्थायी हमारा, दूसरा हो गया था अस्थायी। तो अस्थायी पर हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करते हैं स्थायी परिरक्षण पर। यदि फल सब्जी को लंबे समय तक के लिए अर्थात जो 1 से 2 वर्ष तक खाने योग्य रखने हैं, कीटाणुओं को नष्ट करने अथवा निष्क्रिय करने का जो परीक्षण किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है, स्थायी परीक्षण कहा जाता है। तो स्थायी परीक्षण का जो समय काल है वो एक वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक होता है, जिसमें संरक्षित किया जाता है फलों एवं सब्जियों को। अगर इनकी विधियों की बात करें तो स्टरलाइजेशन हो गई या फिर प्रोसेसिंग भी उसको कहा जाता है। तो स्टरलाइजेशन में क्या जरूरी चीज़ है, किसी खाद्य पदार्थ के कीटाणुओं को नष्ट कर देना, क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन कहलाता है। स्टरलाइजेशन में दोस्तों आमतौर पर जो लाभकारक कीट होते हैं और हानिकारक कीट होते हैं वो दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें किसी खाद्य पदार्थ के सभी कीटाणुओं को नष्ट कर देना क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन कहा जाता है। जिसमें खाद्य पदार्थ को काफ़ी गर्म करना पड़ता है, जिसमें विटामिन, रंग, स्वाद आदि नष्ट हो जाते हैं। तो स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत खाद्य पदार्थों को जो हम संरक्षित कर रहे होते हैं या प्रोसेस कर रहे होते हैं उनको बचाने के लिए तो इनको इतना गर्म किया जाता है कि वो जो उसके विटामिन हैं, रंग हैं, स्वाद हैं, ये सभी क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं। यदि खाद्य पदार्थ को केवल इतना गर्म करें कि उसमें उपस्थित कीटाणु निष्क्रिय हो जाएं तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रोसेसिंग कहा जाएगा। स्टरलाइजेशन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है, तो जिससे क्या होता है, जितने भी कीटाणु होते हैं वो हानिकारक हों चाहे लाभदायक हों वो सभी नष्ट होने लगते हैं। और अगर हम दूसरी बात करें, ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर यदि किसी खाद्य पदार्थ को सिर्फ हम इतना गर्म करें, कितना, केवल इतना गर्म करें कि जिसमें उपस्थित जो कीटाणु हो क्या हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, मरे नहीं, तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रोसेसिंग कहा जाएगा। तो मैं थोड़ा इसको अलग समझा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों। स्टरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर इतना रखा जाता है कि खाद्य पदार्थ को काफ़ी गर्म किया जाता है जिसमें विटामिन, रंग, स्वाद आदि नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें कीटाणु क्या होते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि मर जाते हैं। कीटाणु एक प्रकार से मर जाते हैं। किंतु अगर जो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग की, उसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग में क्या होता है दोस्तों, कीटाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो अगर हम इसका सार निकालें, जो दिया गया, किसी खाद्य पदार्थ के सभी कीटाणुओं को नष्ट कर देना, क्या कहा जा रहा है कि सभी कीटाणुओं को, सभी कीटाणुओं का तात्पर्य यह है कि चाहे वो लाभदायक हो चाहे वो हानिकारक हो। जो भी चीज़ें हैं जैसे हमारी फल फूल या जो भी सब्जियां होती हैं उसमें कुछ लाभदायक कीटाणु भी होते हैं और कुछ हानिकारक कीटाणु भी होते हैं। तो स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं तो उसमें सभी कीटाणु, फिर चाहे वो लाभदायक हों या फिर चाहे हानिकारक हों, वो सभी नष्ट हो जाएंगे। तो उसे क्या कहा जाता है, स्टरलाइजेशन कहा जाता है। इसका ताप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें जो भी विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं या फलों का हमारा रंग होता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अगला हमारा बिंदु है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में आमतौर पर यह होता है कि हमें टेम्परेचर को इतना रखा जाता है, इतना गर्म करते हैं कि जो कीटाणु हो वो निष्क्रिय हो जाए, वो मरे नहीं, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग कहा जाता है। निष्क्रिय का तात्पर्य किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचा पाए। सब्जियों एवं फलों की डिब्बाबंदी इसी सिद्धांत के आधार पर करी जाती है। जो भी सब्जी है या फिर जो भी फल हैं उनकी जो डिब्बाबंदी की प्रक्रिया अपनाई जाती है वो इसी पर आधारित होती है। तो उम्मीद है चीज़ें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चीनी द्वारा स्थायी संरक्षण में चीनी कैसे अपना योगदान करती है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि चीनी द्वारा चीज़ों को परिरक्षित करने में कितने प्रतिशत चीनी की मात्रा इस्तेमाल हो। तो खाद्य पदार्थों में जब 66% से अधिक चीनी की मात्रा होती है तो वह स्थायी रूप से सुरक्षित हो जाता है। तो इसको याद रखना, इसका प्रतिशत याद रखना, 66% दोस्तों, काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीनी की वजह से कीटाणु मरते नहीं बल्कि गाढ़े घोल की वजह से ऑस्मोसिस की क्रिया के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसमें क्या जरूरी है, आपको क्या याद रखना है, चीनी में दो, पहली बात तो इसका प्रतिशत याद रखना है, कितना इस्तेमाल किया जाता है, 66% इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसके चीनी की घोल से नहीं मरते हैं कीटाणु जो भी हैं, तो चीनी की घोल से जो 66% का आप इस्तेमाल करते हैं इससे नहीं मरते, बल्कि एक प्रक्रिया होती है, कौन सी होती है, ऑस्मोसिस प्रक्रिया के माध्यम से मरते हैं दोस्तों। पराशर विसरण हम सभी लोग पढ़ चुके हैं, तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के कारण मरते हैं।
खाद्य पदार्थों में जब 66% से अधिक चीनी की मात्रा हो जाती है तो वह स्थायी रूप से सुरक्षित हो जाती है। चीनी की वजह से कीटाणु मरते नहीं हैं, बल्कि गाढ़े घोल की वजह से मरते हैं। तो ऑस्मोसिस की क्रिया से इसके जो होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं और कभी कभी मर भी जाते हैं। कभी कभी चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, ये मर भी जाते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जेली, जैम, जेली, मार्मलेड, कैंडी, मुरब्बा, सिरप आदि चीनी के द्वारा प्रिजर्व किए जाते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि मुरब्बा को किसके माध्यम से संरक्षित किया जाता है। तो जैम हो गया आपका, जैम, जेली, इनको याद रखना है, रटिए चाहे समझिए कैसे भी इनको याद रखें। मार्मलेड, कैंडी, मुरब्बा, इन सबको किससे संरक्षित किया जाता है? तो चीनी से। इसमें चीनी का कितना % इस्तेमाल किया जाता है? तो 66% दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। कैंडी, मुरब्बा, सिरप, ये सभी इसी सिद्धांत पर संरक्षित किए जाते हैं। थोड़ा ऑस्मोसिस को समझ लेते हैं, हालांकि इस पर हम बात कर चुके हैं तो मैं समझा देता हूँ। ऑस्मोसिस में होता क्या? तो ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो पानी होता है या फिर जो भी अन्य विलायक अणु होते हैं वो एक ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली प्रयोग करी जाती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जो अणुओं की गति होती है वो क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस कहलाती है। तो ऑस्मोसिस क्या होती है दोस्तों? ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में जो कम विलेय वाले सांद्रता से, सीधे तौर पर अगर हम कीवर्ड की बात करें तो कम से अधिक की ओर, कम से अधिक की ओर गति होती है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? कम विलेय वाले जो कम विलेय सांद्रता वाला क्षेत्र होता है उससे उच्च विलेय वाले सांद्रता की ओर अणुओं की जो गति होती है वो क्या होती है? ऑस्मोसिस होती है। तो इसको याद रखना है, कम से अधिक की ओर ऑस्मोसिस। और वहीं अगर विसरण की बात करें तो अधिक से कम की ओर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें समझ गए होंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हमको पढ़ना नहीं, तो इसको याद रखेंगे। तो खाद्य पदार्थ में 66% से अधिक चीनी की मात्रा हो जाए तो स्थायी रूप से वह सुरक्षित हो जाता है। चीनी की वजह से कीटाणु मरते नहीं, बल्कि गाढ़े घोल की वजह से मरते हैं। और ऑस्मोसिस की क्रिया जो गाढ़े घोल की वजह से मरते हैं वो किस क्रिया के कारण होता है? ऑस्मोसिस के कारण होता है। तो ऑस्मोसिस में होता क्या? ऑस्मोसिस में होता है कम से अधिक की ओर, जो कम सांद्रता वाला विलयन है उसमें अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अणुओं की गति होती है। अगर हम इसको समझने की बात करें, जैसे एक बीकर है हमारा, अगर हम इसकी बात करें इसको समझने की दृष्टिकोण से, तो ये हमारा दोस्तों एक बीकर हो गया। मैं समझा ही देता हूँ इसको। ये हमारा विलयन हो गया। ये क्या कौन सा हमारा विलयन है? ये हमारा चीनी का विलयन हो गया। ठीक है, जिसको 66% करीब हमने इसमें मात्रा इस्तेमाल करी। अब इसमें क्या हुआ? जो हमारे बैक्टीरिया हैं, ये हो गए हमारे कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, कीटाणु हो गए। तो हमने जो अपना प्रिजर्वेटिव के तौर पर, जो परीक्षण के तौर पर हमने क्या करा? चीनी के घोल का इस्तेमाल किया। मान लीजिए हमने कैंडी मुरब्बा बना रहे हैं या सिरप बना रहे हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चीनी का विलयन जो 66% है ये काफ़ी सांद्र है। क्या है? काफ़ी सांद्र है दोस्तों, काफ़ी सांद्र है। अब जो बैक्टीरिया हैं कह रहा है कि कम सांद्र की ओर से अधिक सांद्र की ओर। तो मैं समझने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ जैसे कीटों के अंदर का मान लीजिए कोई कीटों के जो कीटाणु है, जो भी हानिकारक कीटाणु, उनके अंदर जो जल है, और ये हमारा विलयन जो चीनी का है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है। तो जो कीटाणुओं का जल निकल करके, ऐसे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए ये इतना कीटाणु एक फूला हुआ है। अब इसमें जो भी जल भरा है, ये जो भी जल भरा है, और ये हमारा ये है दोस्तों, ये काफ़ी गाढ़ा मटेरियल है, काफ़ी गाढ़ा मटेरियल है। तो इसका पानी निकल करके क्या होने लगेगा? इसमें आने लगेगा। मैं समझा रहा हूँ सिर्फ। ए मान लेते हैं इसको, ये मान लेते हैं बी। तो इससे जल निकल करके बी में आने लगेगा। तो बी में जब आने लगेगा जल, तो ये बी क्या हो जाएगा? फैलने लगेगा, क्योंकि इसमें जल आने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? गाढ़े से हल्का होने लगेगा। और ये क्या होने लगेगा? सिकुड़ने लगेगा। ये क्या होने लगेगा दोस्तों? ये सिकुड़ने लगेगा। जब उससे जल निकलने लगेगा तो धीरे धीरे पिचकने लगेगा, और ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा? ये डेड हो जाएगा। तो वही तात्पर्य कह रहा है कि इसमें कोई चीनी सीधे तौर पर मारने का काम नहीं करती। कोई मान लीजिए कीटनाशक काम फसलों में कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कोई कीटनाशक नहीं है। चीनी का जो घोल होता है वो क्या होता है? इस्तेमाल करने से, क्योंकि वो अधिक सांद्र होता है, तो ये ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से
कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, वही कह रहा है। तो उम्मीद है चीज़ें समझ गए होंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु हमारा क्या है, नमक के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको फैक्ट याद रखने। आगे हम फैक्ट भी पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं ताकि आसानी से आपको फैक्ट रटना ना पड़े और अच्छे से याद कर पाएँ। साधारण नमक कीटाणुओं के लिए विष का कार्य करता है। जो साधारण नमक है, जो कीटाणु होते हैं उनके लिए विष का कार्य करता है तथा ऑस्मोसिस क्रिया घटा देता है। जो ऑस्मोसिस क्रिया होती है उसको क्या करता है, घटा देता है। साधारण जो नमक होता है दोस्तों, वो क्या करता है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को घटा देता है। आमतौर पर 15%। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है कि ये पूछा जाता है कि नमक का कितना प्रतिशत इस्तेमाल किया जाता है। तो आमतौर पर 15% अथवा अधिक नमक द्वारा फल एवं सब्जियों को स्थायी रूप से संरक्षित किया जाता है। जैसे जो अचार है, अचार हम कोई बनाते हैं, मान लीजिए आम का अचार हमने बनाया, तो उसमें नमक, तेल, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बात तो चीनी का कितना प्रतिशत रहेगा, मैं इसलिए इसको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे तो आप इस तरह के प्रश्न सीधे रख के पाएंगे आप पेपर में। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि यहीं से प्रश्न यही पूछे जाएं। तो चीनी की अगर हम बात करें 66%, नमक का घोल कहीं कहीं पर आपको 15 से 25% भी लिखा मिलेगा, 15%। एस्टिक अम्ल द्वारा साधारणतया 2 एस्टिक अम्ल की उपस्थिति में, अगर एस्टिक अम्ल की हम बात करें तो ये 2% है दोस्तों। साधारणतया 2% एस्टिक अम्ल की उपस्थिति से खाद्य पदार्थों को स्थायी रूप से संरक्षित किया जा सकता है। तो एस्टिक अम्ल की मात्रा जो होती है 2% होती है। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा स्टार्च वगैरह होता है तो एस्टिक अम्ल की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। सिरका में 4 से 5% एस्टिक अम्ल होता है, अचार में इसका प्रयोग करते हैं। तो एस्टिक अम्ल का जो इस्तेमाल अचार बनाने में किया जाता है, वही जो एस्टिक अम्ल की वैसे तो साधारण तौर पर 2% एस्टिक अम्ल की उपस्थिति से जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका स्थायी संरक्षण किया जाता है, किंतु जो सिरका होता है उसमें 4 से 5% तक एस्टिक अम्ल पाया जाता है। और कभी कभी जो बहुत ज़्यादा स्टार्च जिन फलों में पाया जाता है उसमें क्या होता है, एस्टिक अम्ल की मात्रा थोड़ी बढ़ भी जाती है। रासायनिक की बात करें, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड अथवा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट आदि का स्थायी संरक्षण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम बात करेंगे कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का इस्तेमाल, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, एक एक करके इन सब पर हम बारी बारी से बात करेंगे कि किसका रंगीन पदार्थों के संरक्षण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और किसका रंगहीन पदार्थों के संरक्षण में इस्तेमाल किया जाता है। इस क्रिया में कीटाणुओं तथा एंजाइम की क्रिया से खाद्य पदार्थों के कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, विदारण हो जाता है। निर्मित पदार्थों में से भी खाद्य पदार्थों का स्थायी संरक्षण हो जाता है। किण्वन 3 प्रकार का होता है, एल्कोहलिक, एस्टिक, लैक्टिक। एल्कोहलिक में दोस्तों आमतौर पर 18% चीज़ों 18%, कहीं कहीं पर 7 से लेकर के शराब वगैरह के संरक्षण से संबंधित जब पूछा जाता है तो कहीं कहीं पर 7 से लेकर के 20% के आसपास भी मिलता है, किंतु आप 18% याद रखें, ये जरूरी है। अल्कोहलिक किण्वन, इसमें इस क्रिया में खमीर की कार्बोहाइड्रेट पर क्या होती है, अल्कोहल तथा कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया होती है। जो अल्कोहलिक किण्वन होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, जो खमीर यीस्ट होता है उसकी कार्बोहाइड्रेट पर क्या होती है, क्रिया होती है। तो उससे क्या बनता है, अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल की अधिक मात्रा में कीटाणु पनपते नहीं एवं मर जाते हैं। शराब इसी से बनती है। 18% अल्कोहल पर सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अभी हमने इधर बताया भी कि आपको 18% याद रखना है। और कहीं कहीं पर जब शराब है, शराब 7 से लेकर के 20 भी मिलेगा, आपको 7 से लेकर के 20% भी मिलेगा या फिर 7 से लेकर के 18% भी मिलेगा, किंतु आप 18 याद रखें, 18% याद रहेगा अगर आपको। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, 18% ना दे करके 7% ना दे करके कहीं 15% दे देगा, कहीं 16% दे देगा। तो आपको याद रहेगा कि हाँ, जैसे 4 विकल्प हैं, ठीक है, ए, बी, सी, डी। अब तो ई कर दिया गया, नन ऑफ द एबव भी हो गया। तो इसमें दे दिया गया, इसमें क्या करते, इसमें दे दिया 5%, इसमें दे दिया 25%, ठीक है, और बी में दे दिया 15%, और इसमें दे दिया, डी में दे दिया 30%। अब बात यहाँ पर अल्कोहल से चीज़ों को सुरक्षित करने की हो रही है। तो अभी हमने आपको मान कितना बताया, 18%। तो अब ये देखिए कि 18% के
नज़दीक कौन है, किसकी बात की जा रही है, 18% के नज़दीक कौन है। तो 5% बिल्कुल नहीं हो सकता, 25% बिल्कुल नहीं हो सकता, 30% बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो बचा गया 18 के नज़दीक 15%, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब पहले क्या होता था, इसको सही मान लिया जाता था। अब इसमें एक नन ऑफ द एबव दे दिया गया है, नन ऑफ द एबव भी उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो अब इस प्रकार के जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में जो विकल्प दिए जाते हैं तो उन पर विवाद होने की पूरी संभावना है, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा, मान लीजिए एग्रीकल्चर में काफ़ी चीज़ें हैं जिनका एग्जैक्ट आंकड़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है दोस्तों। उनकी माप ही ऐसी होती है, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग माप दी, कितनी दी, कभी एक एक्यूरेट माप, बहुत ही कम पेस्टिसाइड वगैरह इतने हैं, इतनी खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड ये सभी इस्तेमाल होते हैं। इनकी मात्रा कभी आपको ये नहीं होगा कि हाँ इसकी मात्रा 10 ही इस्तेमाल करनी, कहीं लिखा होगा 10 से 20, 20 से 30, 50 से 55 ऐसे लिखा होता है। तो अब मान लीजिए 51 उसने दे दिया, तो अब इसमें ये भी ऑप्शन दिया है कि नन ऑफ द एबव है। तो जिनका गलत है सही वो कोर्ट चले जाएंगे कि नहीं इसमें देखिए बुक में ये लिखा हुआ है, इसमें नन ऑफ द एबव होगा या क्या होगा। तो इस प्रकार के सवालों पर काफ़ी विवाद होने के चांसेस बनेंगे दोस्तों। और वैसे क्या होता था, जैसे नन ऑफ द एबव नहीं दिया गया है तो इसमें जो 15% जो भी इसके नज़दीक वाला आंकड़ा है वो सही मान लिया जाता था। खैर, तो एल्कोहलिक किण्वन की अगर हम बात करें तो 18% जो एल्कोहल की मान होता है उस पर क्या होते हैं, सभी प्रकार के कीटाणु जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो जी एक बार फिर से मैं एक साथ ही सारे लिखे दे रहा हूँ। चीनी की अगर हम बात करें तो चीनी में 66%, नमक 15%, एसिटिक अम्ल दोस्तों 2%, वहीं एल्कोहल 18%। तो चीनी से चीज़ों को संरक्षित करने के लिए 66% उसका मात्रा उसकी इस्तेमाल करेंगे, हालांकि इसमें ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हो जाती है। नमक में 15% लेंगे, वहीं एसिटिक अम्ल में 2% लेंगे, जबकि सिरका में 4% के आसपास पाया जाता है। और एल्कोहल की अगर हम बात करें तो 18% जो एल्कोहल होती है उस पर सारे कीटाणु जो होते हैं मारे जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और एल्कोहल की क्रिया में खमीर की कार्बोहाइड्रेट पर जो क्रिया होती है उससे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल तो बनता ही एल्कोहलिक किण्वन के अंतर्गत, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। तो यह पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एल्कोहलिक किण्वन के दौरान कौन सी गैस बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसको याद रखेंगे। एस्टिक किण्वन की अगर हम बात करें, एस्टिक अम्ल द्वारा खाद्य पदार्थ सुरक्षित एवं अधिक स्थायी रहते हैं। जो एस्टिक अम्ल होता है इसके द्वारा खाद्य पदार्थ अधिक सुरक्षित एवं अधिक स्थायी रहते हैं। अचार, चटनी, केचप इत्यादि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो सिरका से एस्टिक बनता है उसमें 4 से 5% अम्ल की मात्रा होती है। जो सिरका से दोस्तों एस्टिक अम्ल बनता है उसमें क्या होता है, 4 से 5% अम्ल की मात्रा होती है। वहीं अगर हम लैक्टिक किण्वन की बात करें, खाद्य पदार्थ के कार्बोहाइड्रेट लैक्टिक अम्ल साकारुओं की क्रिया से लैक्टिक अम्ल में बदल जाते हैं। लैक्टिक अम्ल की अगर हम बात करें, लैक्टिक अम्ल में क्या होता है, तो एस्टिक अम्ल के बाद एस्टिक किण्वन के बाद लैक्टिक किण्वन है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें खाद्य पदार्थों में जो कार्बोहाइड्रेट है लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल साकारुओं की क्रिया से लैक्टिक अम्ल में बदल जाते हैं। जैसे दही का जमना लैक्टिक अम्ल साकारुओं से होता है। दही का जमना क्या होता है, तो इसमें लैक्टिक अम्ल के साकारुओं से बनते हैं। वहीं ड्राइंग की बात करें तो खाद्य पदार्थों को धूप या मशीन या भाप द्वारा सुखाते हैं। जैसे बेर एवं अन्य फल सब्जियां, इनमें सूखने से पानी मर जाता है, क्योंकि पानी की वजह से कीटाणु पनपते रहते हैं। सूखने के बाद फल एवं सब्जियों को हवाबंद डिब्बों में रखते हैं। सबके लिए अलग अलग टेम्परेचर है, सबके लिए अलग अलग मान है कि फल एवं सब्जियों को नष्ट होने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं, इनको बचाने के लिए किस प्रकार की डिब्बाबंदी, ये सब चीज़ें कैसे अपनाई जाती हैं। तो एक प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि सबसे सस्ता तरीका क्या है। एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे सस्ता तरीका क्या है चीज़ों को बचाने का। सबसे सस्ता तरीका, सबसे सस्ते तरीके की अगर हम बात करें क्या है, धूप में सुखाना। ये प्रश्न यहीं से बनता है, धूप में सुखाना। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर वगैरह हल करे होंगे तो अगर इस टॉपिक से अगर प्रश्न आया होगा तो इस प्रकार का प्रश्न जरूर देखा होगा
कि खाद्य पदार्थों को धूप या मशीन या भाप द्वारा सुखाते हैं। बेर एवं अन्य फल सब्जियों को इनमें सूखने से पानी मर जाता है। अच्छा, पानी की जैसे काफ़ी ज़्यादा उन दलदली क्षेत्रों में, ये जैसे मान लीजिए जहाँ पर पानी भरा होता है, गंदे नाले वगैरह जो भी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कीटाणु पनपते रहते हैं। तो जहाँ पर आर्द्रता भी ज़्यादा होती है वहाँ पर भी कीटाणु काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पानी की वजह से क्या होते रहते हैं, कीटाणु पनपते रहते हैं। तो अगर हम चीज़ों को सुखाते हैं, वहाँ से पानी उसमें से निकल जाएगा, तो कह सकते हैं कि जो कीटाणु हैं उनकी पनपने की चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगी। तो सुखाने के बाद फल और सब्जियों की हवाबंद डिब्बों में रख दिया जाता है। ये हो गया हमारा ड्राइंग। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन, धन्यवाद।